नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी बेस्ड पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के अध्याय 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि पार्ट 1 में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी बेस्ड अध्याय 1 और 2 को पढ़ा दिया है। वहाँ से आप लोग क्लास 1 और 2 को पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। यहाँ पर हम लोग अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अध्याय 3 का नाम आरंभिक नगर है। आरंभिक नगर में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम से जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इन्होंने ऐसा सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां पर अच्छी ईंटें हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें निकाल ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और अब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मुख्य रूप से हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं। कहाँ कहाँ पर? भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में, तथा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में। ये नगर मुख्यतः 2 हिस्सों में बटे थे। एक पश्चिमी भाग था और एक पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग नगर दुर्ग वाला था तथा पूर्वी भाग निचला नगर वाला था। पश्चिमी भाग छोटा और ऊंचाई पर बसा हुआ था, जबकि पूर्वी भाग बड़ा तथा निचले इलाके में बसा हुआ था। नगर दुर्ग में खास इमारतें भी बनाई जाती थी। इस सभ्यता में खास इमारतें भी बनाई जाती थी, जैसे मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार विशिष्ट नागरिकों के लिए बनाया गया था। कालीबंगा, लोथल तथा अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यह अग्निकुंड यज्ञ करने हेतु बनाया गया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह भी मिले हैं। अब इस सभ्यता के भवन, नाले और सड़कों के बारे में पढ़ते हैं। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले बने हुए थे। आंगन के चारों ओर कमरे। अधिकांश घरों में अलग स्नानाघर या कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले बनाए जाते थे, जिनसे घरों के नालों को जोड़ा जाता था। जगह जगह पे मेन होल भी बनाए जाते थे। अब हम लोग नगर और नए शिल्प के बारे में जानेंगे कि इस सभ्यता में क्या क्या था। अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनी वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन तथा सोने और चांदी से गहने एवं बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, धृष्ट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। काले रंग में डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर मिलते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्वेश्चन आ सकता है कि कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ होती थी? तो मेहरगढ़ में 7000 साल पहले होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष
चांदी का एक फूलदान का ढक्कन तथा कुछ और तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेंस से बनी तख्तियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फ्रेंस के बारे में जानेंगे। फ्रेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंस से मनके चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो हमको लगता है फ्रेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंस से बनाई गई चित्रकला की एक झलक है। अब हम लोग इस सभ्यता से आयात होने वाली वस्तुएं कहाँ कहाँ से आयात होता था उसको पढ़ते हैं। तांबा राजस्थान या पश्चिम एशियाई देश ओमान से होता था। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से कांसा बनाने के लिए किया जाता था। सोना आधुनिक कर्नाटक से मुख्यतः किया जाता था तथा बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस सभ्यता का मुख्य भोजन क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। अनाज उगाते थे इस सभ्यता के लोग तथा जानवर पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेती के लिए हल का प्रयोग, हल के आकार के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा काल के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बैर जैसे फल इकट्ठा करते थे तथा मछली पालन और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी इस सभ्यता के लोग करते थे। अब इस सभ्यता से जुड़े हुए हम लोग प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर हैं, उनको हम जानेंगे। पहला है धौलीवीरा। धौलीवीरा कच्छ के इलाके के खादिर बेट के किनारे बसा हुआ नगर था। यह नगर 2 की जगह 3 भागों में विभक्त था। बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेख यहाँ से मिले हैं। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं पर ही अभिलेख खुदा होता था हड़प्पा सभ्यता में। अब हम लोग लोथल के बारे में जानेंगे। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा यह नगर था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एक भंडार गृह भी था जहाँ से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। लोथल में एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी लोथल से मिले हुए हैं। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे। मेहरगढ़ के में कपास की खेती कब होती थी? तो लगभग 7000 साल पहले होती थी। नगरों का आरंभ या नगर कब बनना शुरू हुए? तो लगभग 4700 साल पहले लोग नगर बनाना प्रारंभ किए। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो लगभग 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास कब हुआ? तो लगभग 2500 साल पहले हुआ। ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको हम लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। वेद मुख्यतः 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 3500 साल पहले की सारी बातें लिखी गई हैं। यह 3500 साल पहले
इसको लिखा गया है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त मतलब अच्छी तरह से बोला गया, मतलब देवताओं की स्तुतियाँ। देवता मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक प्रकार का पौधा होता था। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? तो ऋग्वेद प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द प्रयुक्त होते थे। पहला जन, दूसरा विष या वैश्य। अब हम लोग महापाषाण के या कब्रों के बारे में जानेंगे। इसका प्रथा, कब्र की प्रथा कब चालू हुई? तो कब्र की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब्र बनाने की प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में सामान्यतः मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों, लोहे के औजार और हथियारों, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ पर? ब्रह्मगिरी में। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे यह बसा है। इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज तथा जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा अन्य जानवरों भी यहाँ पर हड्डियां मिली हैं। बैर, आंवला, जामुन, खजूर इत्यादि एकत्र करने के प्रमाण भी इनाम गांव से मिला है। यहाँ पर हम लोग इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के जो बीचों बीच बसा था। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो राजा का चुनाव जनों द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले यह व्यवस्था परिवर्तित हुई। अब अश्वमेध या जन अन्य यज्ञों द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वर्ण व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? तो पुरोहितों के लोगों को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य या वैश्य, चौथा था शूद्र। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन या अध्यापन करने वाला, क्षत्रिय शासक वर्ग जिसका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य या वैश्य इसमें कृषक, पशुपालक तथा व्यापारी वर्ग आते थे, तथा शूद्र इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। यहाँ पे बता दें कि क्षत्रिय या वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु शूद्रों को किसी अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को भी शूद्र समान समझते थे। वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। जन तथा जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जनों के बसने की जगह।
कई बस्तियां यहाँ पर मिली हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा प्रमुख बस्तियों की खुदाई हुई है। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों इत्यादि उपजाए जाते थे। धूसर एवं लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र ज्यामितीय आकृति वाले यहाँ पर मिले हैं। महाजनपदों का प्रादुर्भाव 2500 साल पहले हुआ। सब की अलग अलग जिसमें राजधानियाँ थी। किलेबंदी भी की जाती थी। नियमित वेतन पर साल भर सैनिक यहाँ पर रखे जाते थे। अब हम लोग कर के बारे में जानेंगे। कर 3 प्रकार के थे। फसलों पे कर भाग के रूप में लिया जाता था। उपज का 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था। कारीगरों पर कर श्रम के रूप में लिया जाता था। राजा के लिए महीने में 1 दिन वो लोग काम करते थे तथा पशुपालकों को जानवरों या उत्पाद के रूप में, व्यापारियों पर क्रय विक्रय के रूप में तथा आखेटों या खाद्य संग्राहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तुएं देना पड़ता था क्रय के रूप में। कृषि में परिवर्तन क्या हुआ था? 2 प्रमुख परिवर्तन कृषि में दृष्टिगोचर होते हैं। कौन कौन सा? पहला है, हल अब लोहे के बनने लगे थे जिससे पैदावार में वृद्धि हुई थी, तथा दूसरा था धान का रोपण होने लगा था जिसमें बीज की जगह छोटे पौधे का रोपण होता था। ये हमारा अध्याय 5 समाप्त हो गया है, मतलब चैप्टर 3, 4, 5 समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।